हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल इट्स इजी पर। होप सो कि आपने लास्ट वीडियो देख लिया, फिफ्थ चैप्टर कंप्लीट कर लिया होगा और आपने उसको एंजॉय किया होगा और साथ साथ अपनी रिवीजन भी कर ली होगी। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर आर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 6, नो योर कस्टमर पॉलिसी 2025 की। तो इस चैप्टर में बेसिकली कंसेप्ट्स ही हैं जो समझने वाले हैं। काफ़ी सारी डेफिनेशंस हमें पढ़ने को मिलेंगी और ऐसा कुछ भी ट्रिकी सा नहीं है इस चैप्टर में। बस हमें डेफिनेशंस को समझना है, अंडरस्टूड करना है। और ये चैप्टर मैंने चेक किया था, काफ़ी लंबा चैप्टर है ये, तो कोशिश करेंगे इसको 2 पार्ट में कवर करने की, क्योंकि एक ही अगर वीडियो में बनाऊंगी तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो 2 पार्ट में इसको करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड प्लीज़ अपने फीडबैक ज़रूर देते रहना कमेंट्स के थ्रू, ताकि मुझे पता लगता रहे कि आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। In India, the Prevention of Money Laundering Act 2002 and the Prevention of Money Laundering Maintenance of Records Rules 2005 form the legal framework on anti-money laundering and countering financing of terrorism. In terms of the provisions of the PML Act 2002 and the PML Rules 2005 as amended from time to time by the Government of India, regulated entities are required to follow certain customer identification procedures while undertaking a transaction, either by establishing an account based relationship or otherwise, and monitor their transactions. तो पहले तो हमें कुछ फुल फॉर्म्स इसमें से उठानी है। तो पीएमएल की फुल फॉर्म प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, और अगर इसका एक्ट आ जाए तो एक्ट कब का है, 2002 का। तो यानी कि एक तो हमने फुल फॉर्म उठा ली, पीएमएल की फुल फॉर्म क्या है और पीएमएल का एक्ट कब का है, 2002 का। जो रूल्स वाला है 2005 का, इसको इतना याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मेनली एक्ट हम याद रखते हैं, उसके बाद एक्ट में काफ़ी सारी अमेंडमेंट्स हो जाती हैं, रूल्स बन जाते हैं, तो वो रूल्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। बट जो मेन एक्ट होता है, जो कि किसी भी चीज़ का बेस होता है, उसको याद रखना इंपॉर्टेंट होता है। तो पीएमएल की फुल फॉर्म पता चल गई हमें। एएमएल की फुल फॉर्म उठा लो, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। तीसरा सीएफटी की उठा लो, काउंटरिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, और कहीं पे आपको कंबैटिंग ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म भी मिल जाएगी। तो दोनों ही सूटेबल हैं। हमारे ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमें काउंटरिंग, सी फॉर काउंटरिंग उठाना है या सी फॉर कंबैटिंग उठाना है। ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों ऑप्शन हमें एक साथ दिखाई देंगे। एंड एक हमारी आर ई, ये वाली फुल फॉर्म है रेगुलेटेड एंटिटीज। ये लास्ट में पद प्रदर्शक के लास्ट में जो ग्लोसरी दी हुई है जिसमें इनको एक्सपैंड किया हुआ है, तो वहां पे भी आपको ये आर ई जरूर मिलेगा। तो आर ई रेगुलेटेड एंटिटीज। तो इसमें यही बता रखा है कि जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का जो फ्रेमवर्क है वो कहाँ से आया है, तो वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 और इसके जो रूल्स है 2005 वाले, यहीं से आया है। और इसमें क्या बोला गया है, रेगुलेटेड एंटिटीज जो भी हैं उनको ये इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि वो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर्स को फॉलो करेंगी, चाहे जब वो अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप बना रही हैं तब, या फिर वो उनकी ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर कर रही हैं तब। मतलब किसी भी वे से उनको अपने जो कस्टमर्स हैं उनके लिए एक आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, ताकि उनके जो कस्टमर्स हैं उनके अकाउंट में कुछ भी सस्पिशियस नेचर की ट्रांजैक्शंस ना हो, इलीगल नेचर की ट्रांजैक्शंस ना हो, सब जेन्युइन ट्रांजैक्शंस हो, और जो कंट्री का पैसा है, कंट्री का मनी है, वो एक हेल्दी वे में सर्कुलेट हो सके। ऐसा ना हो कि टेररिज्म के लिए या फिर कुछ गैम्बलिंग पर्पस के लिए वो पैसा यूज हो रहा हो, वो हेल्दी मैनर में यूज हो। अब कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और डेफिनेशंस में से भी एक क्वेश्चन पिछली बार आया था बेनिफिशियल ओनर वाले में से, और लास्ट ईयर भी आया था। तो इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं हम। उससे पहले ये जो येलो येलो बॉक्स में है, इसको देख लेते हैं। केवाईसी पॉलिसी 2025। तो इसमें कुछ की पॉइंट्स लिखे हुए हैं। नो योर कस्टमर नॉर्म्स, मनी लॉन्ड्रिंग ब्रैकेट में एएमएल स्टैंडर्ड्स, कंबैटिंग ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म एक्टिविटीज नॉर्म्स, द पॉलिसी गाइडलाइंस इशूड ऑन बैंक ऑब्लिगेशंस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए 2002। इसमें कुछ भी खास नहीं है, ठीक है। डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो बेनिफिशियल ओनर की डेफिनेशन देखने को मिल रही है हमें। Natural person who alone or jointly with any other person or through one or more juridical persons controls the ownership interest of different type of entities. बेनिफिशियल ओनर कौन होगा, एक नेचुरल पर्सन होगा, या तो वो खुद है अकेला एक ही पर्सन
बेनिफिशियल ओनर है, या फिर जॉइंटली किसी और के साथ, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा बेनिफिशियल ओनर हैं, वो क्या करते हैं, कंट्रोल्स द ओनरशिप इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज, अलग-अलग टाइप की एंटिटीज का ओनरशिप इंटरेस्ट कंट्रोल करते हैं। कैसे? एग्जाम्पल है जैसे कि कंपनी का दिया हुआ है, कंपनी controlling ownership interest means ownership of entitlement to more than 10% of the shares or capital or profits of the company. Control shall include the right to appoint majority of the directors or to control the management or policy decisions, including by virtue of their shareholding or management rights or shareholder agreements or voting agreements. अब क्या है, अब किसी कंपनी का अकाउंट अगर हमने ओपन कर रखा है तो कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। सपोज एक्स वाई जेड कंपनी का अकाउंट हमारे बैंक में है, तो एक्स वाई जेड कंपनी, वो कंपनी खुद चल के आके कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकती। उस कंपनी के कुछ ऑथराइज सिग्नेटरी होंगे जो कंपनी का सारा लेन देन है, कंपनी का सारा कामकाज है, उसको मैनेज कर रहे होंगे। तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि इस कंपनी में कौन से ऐसा 1, 2 या उससे ज़्यादा ऐसे पर्सन्स हैं जिनके पास इसका ओनरशिप इंटरेस्ट है, वो पर्सन फिर बेनिफिशियल ओनर की कैटेगरी में आ जाता है, और उसको हम अकाउंट ओपन करते टाइम उसको बेनिफिशियल ओनर में डालते भी हैं, जिसका जितना शेयर होता है। तो अब बेनिफिशियल ओनर के लिए ओनरशिप इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, तो अगर किसी पर्सन के पास 10% से ज़्यादा के उस कंपनी के शेयर हैं, या फिर कंपनी में जितना पैसा लगा हुआ है, कंपनी की जितनी कैपिटल है, उसकी कैपिटल का 10% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट किसी पर्सन ने किया हुआ है, या फिर कंपनी के प्रॉफिट्स में उसका शेयर 10% से ज़्यादा है, तो उसको कंपनी का बेनिफिशियल ओनर माना जाएगा। अगर मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊं, तो जब भी हम किसी कंपनी का अकाउंट खोलते हैं तो मेनली जो उसके डायरेक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर्स ने कंपनी के शेयर परचेज कर रखे होते हैं, तो डायरेक्टर्स के पास ही कंपनी का कंट्रोलिंग स्टेक होता है, और वो डायरेक्टर्स ही यूजुअली बेनिफिशियल ओनर बनते हैं। मतलब कंपनी में बाय द टाइम कंपनी एक्सपैंड होते होते उसमें काफ़ी सारे लोगों का इंटरेस्ट हो जाता है, काफ़ी सारे लोगों की उसके अंदर स्टेक होल्डिंग हो जाती है। बट इनिशियली जब कंपनी स्टार्ट होती है और हम कंपनी का अकाउंट ओपन करते हैं, तो उसमें मेजोरिटी ऑफ कैपिटल जो है डायरेक्टर्स की लगी होती है। कैपिटल डायरेक्टर्स की लगी है, ऑब्वियसली इसका मतलब उन्होंने कंपनी के शेयर्स में अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, और शेयर्स में उनका पैसा इन्वेस्ट है, कैपिटल उनकी लगी हुई है, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट में भी वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसलिए जिन पर्सन के पास 10% से ज्यादा का कंपनी का वोटिंग राइट है, कंपनी के प्रॉफिट्स में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या फिर कंपनी की कैपिटल है उनके पास, तो वो कंपनी के बेनिफिशियल ओनर माने जाएंगे। और जब हम अगर कॉर्पोरेट की बना भी रहे हैं, तो उसमें भी हम बेनिफिशियल ओनर डालते हैं कि कौन कौन से पर्सन इसके बेनिफिशियल ओनर है, कितना कितना परसेंट इनका शेयर है। नेक्स्ट है पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म के केस में क्या होगा, पार्टनरशिप फर्म्स में क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म को पार्टनर्स ऑपरेट करते हैं, तो जिन पार्टनर्स के पास एंटाइटल्ड टू मोर देन 10% ऑफ द कैपिटल और प्रॉफिट्स, जिन पार्टनर्स की कैपिटल 10% से ज्यादा उस फर्म में लगी हुई है, या फिर पार्टनरशिप फर्म के प्रॉफिट्स में उनका जो स्टेक है वो 10% से ज्यादा का है, वहां पर वो पर्सन या वो पार्टनर उसके बेनिफिशियल ओनर माने जाएंगे। क्योंकि पार्टनर्स की काफी सारी कैटेगरी होती है, स्लीपिंग पार्टनर्स भी आपके होते हैं जो कि एक्टिवली फर्म के डे टू डे वर्क में पार्टिसिपेट वो नहीं करते हैं। तो अगर उनकी कैपिटल 5% है, 6% है, तब वो बेनिफिशियल ओनर नहीं है। बट जिन पार्टनर्स की 10% से ज्यादा की कैपिटल लगी हुई है, या फिर वो फर्म के प्रॉफिट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, बेनिफिशियल ओनर कहलाएंगे। अब यहाँ पे ये चीज नोट करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जो कंपनी वाला है और जो फर्म वाला है, दोनों में मोर देन 10% लिखा हुआ है, इक्वल टू 10% कहीं पे भी नहीं है। अगर 10% है तब वो नहीं माने जाएंगे, 10% से ज्यादा ही होना चाहिए दोनों ही केसेस में, है ना। नेक्स्ट है अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। अगर कोई अनइनकॉर्पोरेटेड यानी कि कंपनी या फर्म, ये तो हो गई रजिस्टर, इनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, अगर ऐसी कोई बॉडी है जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, बाय लॉ से चल रही है जो, या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, तो उस केस में क्या होगा, होल्डिंग मोर देन 15% इन प्रॉपर्टी, कैपिटल और प्रॉफिट। तो इस केस में 15% से ज्यादा का स्टेक है अगर कैपिटल में या फिर प्रॉफिट में, तब वो क्या कहलाएंगे, बेनिफिशियल ओनर कहलाएंगे। In case of non-fulfillment of this condition, natural person holding the post of senior managing official will be the beneficial owner.
अगर कोई ऐसा केस है कि किसी भी पर्सन का 15% से ज़्यादा का स्टेक है ही नहीं है, प्रॉपर्टी में भी नहीं है, कैपिटल में भी नहीं है, प्रॉफिट में भी नहीं है, ऐसा कौन सा केस हो सकता है? फॉर एग्जांपल हम सेल्फ हेल्प ग्रुप का केस लेके चलते हैं, जिसमें 10 से 15 मेंबर इकट्ठे होके उन्होंने एक ग्रुप बनाया। अब उस ग्रुप में हम बेनिफिशियल ओनर किसको मानेंगे? किसी का ही 15% से ज़्यादा का स्टेक सपोज की नहीं है, तो उस केस में क्या है, कोई नेचुरल पर्सन है ना, जो ग्रुप के अकाउंट को मेंटेन कर रहे हैं, जो मेंबर है वो नेचुरल पर्सन हो गए ना, क्योंकि वो ह्यूमन बींग्स हैं। तो जिनके पास सीनियर मैनेजिंग ऑफिशियल की पोस्ट है, यानी कि अगर उस अकाउंट में 3 पर्सन के साइन हो रहे हैं, एक ट्रेजरर के हो रहे हैं, एक प्रेसिडेंट के हो रहे हैं और एक सेक्रेटरी के हो रहे हैं, तो वो जो 3 पोजीशंस पे जो भी मेंबर्स होंगे उनको उस अकाउंट में बेनिफिशियल ओनर एज अ बेनिफिशियल ओनर ट्रीट किया जाएगा। ट्रस्ट के केस में क्या है, द ऑथर ऑफ द ट्रस्ट, ट्रस्टी, द बेनिफिशियरीज with 10% or more interest in the trust and any other natural person exercising ultimate effective control over the trust through a chain of control or ownership. ट्रस्ट के केस में क्या है, द ऑथर ऑफ द ट्रस्ट, द ऑथर ऑफ द ट्रस्ट जिसने मतलब कि ट्रस्ट बनाने का सोचा, ट्रस्टी जो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को मेंटेन कर रहा है वो भी हो सकता है, या फिर बेनिफिशियरी जिनके भलाई के लिए, जिनके भले के लिए ट्रस्ट बना है। अगर इनमें से तीनों में से किसी के भी पास 10% या उससे ज्यादा का स्टेक है उस ट्रस्ट में, तो उनको बेनिफिशियल ओनर ट्रीट किया जाएगा। या फिर एंड करके इसमें लिखा हुआ है एनी अदर नेचुरल पर्सन एक्सरसाइजिंग अल्टीमेट इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द ट्रस्ट, या फिर कोई ऐसा नेचुरल पर्सन जिसका ट्रस्ट के ऊपर काफी सारा इंटरेस्ट है, काफी सारा अधिकार है, वो ट्रस्ट से जुड़े हुए बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले रहा है, हालांकि उसका स्टेक कुछ भी नहीं है, बट वो डिसीजन ले रहा है ट्रस्ट से जुड़े बहुत सारे, किसी भी तरीके के हो सकते हैं वो, तो उसको भी बेनिफिशियल ओनर ही ट्रीट किया जाएगा। इंपॉर्टेंट बात यह है, कंपनी में, पार्टनरशिप फर्म में और अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन में, इन तीनों में मोर देन वर्ड ही यूज हुआ है। मोर देन, पहले दो में मोर देन 10% है और तीसरे वाले में मोर देन 15% है। ट्रस्ट ही आपका एक इकलौता ऐसा अकाउंट है जिसमें अगर बेनिफिशियल ओनर हम चेक करें तो हम 10% और मोर 10% वाला भी लेंगे, और अगर इससे ज्यादा है तो वो तो आएगा ही आएगा। तो इसमें दोनों चीज इंक्लूड है ट्रस्ट में, विद 10% और मोर। बाकी तीनों में मोर देन करके ही था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप याद रख लेना। अब आ रही है हमारे पास काफी सारी डेफिनेशन, तो इनको आप आराम से समझते रहना। सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री, CKYCR। CKYCR का मतलब क्या होता है? CKYCR means an entity identified under Rule 2, Sub-Rule 1 of the rules to receive, store, safeguard and retrieve the KYC records in digital form of a customer। तो CKYCR क्या है? एक ऐसी एंटिटी है जिसकी एस्टैब्लिशमेंट रूल 2 सब रूल 1 के अंदर हुई है, और जिसके पास, जिसको ये राइट दिया गया है कि वो कस्टमर के जो भी केवाईसी के रिकॉर्ड्स हैं उसको डिजिटल फॉर्म में रिसीव करेगी, अपने पास स्टोर करेगी, सेव करके रखेगी, और जब भी कोई एंटिटी उससे मांगेगी तो उसको रिट्रीवल करके देगी। और CKYCR आपको पता होगा 14 डिजिट का एक यूनिक नंबर होता है CKYCR। डिजिटल केवाईसी क्या होती है? कैप्चरिंग लाइव फोटो ऑफ द कस्टमर एंड ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट और द प्रूफ ऑफ पोजेशन ऑफ आधार वेयर ऑफलाइन वेरिफिकेशन कैन नॉट बी कैरिड आउट along with the latitude and longitude of the location where such live photo is being taken by an authorized officer of the RE as per the provisions contained in the act। तो RE क्या था? रेगुलेटेड एंटिटी। डिजिटल केवाईसी क्या है? अब PNB में हम एक तो ब्रांच में आके कोई कस्टमर अकाउंट ओपन कराता है, एक वो घर बैठे ओपन करता है ना, ऑनलाइन ओपन करता है, तो उसमें क्या होता है, उसका लाइव फोटो कैप्चर किया जाता है, उसको बोला जाता है कि आप अपना पैन दिखाइए, वो पैन दिखाता है और फिर एक फोटो उसकी तब खींची जाती है, और उसमें क्या होता है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी उस फोटो के क्योंकि लाइव लोकेशन ऑन करनी पड़ती है, तो ये पता चल सके कि ये पर्सन इंडिया में ही मौजूद है और इंडिया में ही ये बैठ के अपना अकाउंट ओपन करवा रहा है, तो इसको डिजिटल केवाईसी बोलते हैं। और जो ये फोटोज वगैरह कैप्चर करते हैं, इसको कौन कैप्चर करता है? RE क्या था? रेगुलेटेड एंटिटी था, इस इनके कोई भी ऑथराइज्ड ऑफिसर, क्योंकि पहले जो फॉर्म भरने वाला काम है वो कस्टमर खुद से कर लेते हैं, और जब सारा प्रोसेस हो जाता है तब ये लाइव फोटो वगैरह जो कैप्चर होती है, तो इसके लिए वीडियो कॉल होता है, तो वीडियो कॉल पे जो ऑथराइज्ड ऑफिसर है वो अवेलेबल होते हैं, वो थोड़ा सा कस्टमर से इंटरेक्शन करते हैं, फोटोज वगैरह क्लिक करते हैं, तो ये है डिजिटल केवाईसी। अब डिजिटल सिग्नेचर क्या है? ऑथेंटिकेशन ऑफ ई रिकॉर्ड्स ऑफ सब्सक्राइबर्स बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। तो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, इलेक्ट्रॉनिक साधनों की हेल्प से किसी के भी रिकॉर्ड्स को वेरीफाई कर देना, उसको डिजिटल सिग्नेचर बोलते हैं। जैसे कि अगर हम आधार को ऑनलाइन डाउनलोड करते हैं तो उसके ऊपर क्या होते हैं? डिजिटल सिग्नेचर होते हैं, ई आधार जो हम डाउनलोड करते हैं, है ना। उसके बाद है नो योर क्लाइंट आइडेंटिफायर, यानी कि केवाईसी आइडेंटिफायर। केवाईसी आइडेंटिफायर क्या है?
कोड इशूड बाय द सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री। तो ये वही SCKYCR नंबर की बात हो रही है यहाँ पे, जिसको ये रजिस्ट्री इशू करती है। UCIC क्या है? यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड। यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड, जिसे हम कस्टमर आईडी भी कह सकते हैं, जो कि हर एक बैंक की एक कस्टमर के लिए एक कस्टमर आईडी होती है, और उस कस्टमर आईडी पे वो अलग अलग ब्रांचेस में या सेम ब्रांच में भी मल्टीपल अकाउंट्स ओपन कर सकता है, बट उसकी ये आईडी जो होती है यूनिक होती है, एक होती है। Unique customer ID allotted for existing customers as well as new customers. All accounts of every customer will be linked to UCIC only. तो जितने भी अकाउंट होंगे वो सिर्फ इसी UCIC से लिंक किए जाएंगे। थोड़े टाइम पहले जैसे कि ये ड्राइव चली थी कि अगर कस्टमर की मल्टीपल कस्टमर आईडीज है तो उन दोनों, मतलब 2 है या 3 है, सबको खत्म करके एक यूनिक ही रख दी जाए। इक्विवेलेंट ई डॉक्यूमेंट। अब इक्विवेलेंट ई डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट इशूड बाय द इशूइंग अथॉरिटी of such document with its valid digital signature, including documents issued to the digital locker account of the customer as per Rule 9 of the Information Technology Rules 2016. तो ई डॉक्यूमेंट का मतलब है कि हमारे पास फिजिकल फॉर्म में डॉक्यूमेंट ना हो, कि हमारे पास फोन में उसका डिजिटल सिग्नेचर वाला डॉक्यूमेंट है। मतलब ऐसे नहीं कि हमारे पास फोन में आधार कार्ड की फोटो है तो वो हमारा ई डॉक्यूमेंट है, नहीं, उसके ऊपर डिजिटल सिग्नेचर होना जरूरी है, तब उसको इक्विवेलेंट ई डॉक्यूमेंट बोला जाएगा, जो कि कौन इशू करते हैं? जिसको इशूइंग अथॉरिटी इशू करती है। और इसके एग्जांपल इन्होंने दिया है कि जो भी कस्टमर के डिजिटल लॉकर में डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कुछ टाइम पहले क्या था, मैंने भी ये डिजिटल लॉकर में अपना आधार, अपना पैन, अपनी 10th और +2 की जो मार्कशीट है, इनको डाउनलोड कर लिया था, ताकि इन केस कभी फ्यूचर में मुझे जरूरत हो इन डॉक्यूमेंट्स की और मेरे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अवेलेबल ना हो, तो मैं ई डॉक्यूमेंट से भी जो भी मुझे काम करवाना है वो मैं करवा सकूं। तो डिजिटल लॉकर बहुत अच्छी ऐप है। काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स आप इसमें स्टोर करके रख सकते हो, तो अगर आपको रखने हो तो आप रख सकते हो। पता नहीं आज मैं वीडियो बना रही हूँ तो क्यों मुझे ऐसे सांस फूल रही है, हालांकि मैंने कुछ किया भी नहीं है, बट इन सब चीज़ों को आप इग्नोर करना एंड अपनी स्टडी पे फोकस करना। नेक्स्ट है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। अब NPO का मतलब क्या होता है? कोई भी एंटिटी या फिर ऑर्गेनाइजेशन जो किस लिए बनाई गई है, या तो कोई रिलीजियस पर्पस के लिए, धार्मिक पर्पस के लिए, या फिर चैरिटेबल पर्पस के लिए, और जिनको इन सेक्शंस में डिफाइन किया गया है। ये सेक्शंस आपको याद रखने नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट का सेक्शन है, और कंपनीज एक्ट का सेक्शन 8 है। याद हो जाए तो ठीक है, बट अननेसेसरी इन सेक्शंस में उलझने की कोई जरूरत नहीं है। नॉन प्रॉफिट का मतलब क्या है? जो कि प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनी है, चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए बनी है। उसके बाद ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? ट्रांजैक्शन मीन्स अ परचेज, सेल, लोन, प्लेज, गिफ्ट, ट्रांसफर, डिलीवरी और अरेंजमेंट देयरऑफ एंड इंक्लूड्स। ट्रांजैक्शन कुछ भी हो सकती है। कुछ परचेज किया आपने, कुछ सेल किया आपने, लोन लिया आपने, प्लेज पे रखा, कोई गिफ्ट दिया, कोई ट्रांसफर किया, कोई डिलीवरी करी, या फिर आपने अकाउंट ओपन किया, वो भी ट्रांजैक्शन है। डिपॉजिट किया, विड्रॉल किया, एक्सचेंज किया, ट्रांसफर किया फंड का किसी भी करेंसी में, तो ये भी आपकी ट्रांजैक्शन है। सेफ डिपॉजिट बॉक्स और सेफ डिपॉजिट यूज ऑफ एनी अदर फॉर्म ऑफ सेफ डिपॉजिट। आपने सेफ डिपॉजिट बॉक्स लिया, या फिर आपने अपना लॉकर विजिट किया, उसको किसी भी तरीके से यूज किया, वो भी आपकी ट्रांजैक्शन है। एंटरिंग इनटू एनी फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, किसी भी आप फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में आए तो वो भी आपकी ट्रांजैक्शन है। आपने कोई पेमेंट करी या आपने पेमेंट रिसीव करी किसी भी कॉन्ट्रेक्चुअल या लीगल ऑब्लिगेशन के लिए, तो वो भी आपकी पेमेंट है। जैसे कि आज ही मैं जनरेटर रेंट की एक एंट्री लगा के आई थी, तो जनरेटर रेंट की मैंने एंट्री लगाई, मतलब वेंडर जो भी है जनरेटर के, उनके पास उसका रेंट गया, उनको पेमेंट रिसीव हुई, ट्रांजैक्शन हो गई। अब क्या ऑब्लिगेशन थी यहाँ पे? कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन थी ना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है उनका PNB के साथ कि हर महीने आप इतना रेंट जो है मेरे अकाउंट में डाल देंगे, तो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन के तहत वो पेमेंट करी गई, तो वो एक ट्रांजेक्शन मानी गई। एस्टैब्लिशमेंट और क्रिएशन ऑफ अ लीगल पर्सन और लीगल सिस्टम, या फिर कोई भी ऐसा लीगल पर्सन। लीगल पर्सन क्या है? लीगल पर्सन कुछ भी है, कंपनी है, कोई कंपनी बन रही है, वो क्या है? ट्रांजेक्शन है। कंपनी का अकाउंट ओपन होने के लिए आ रहा है, ट्रांजेक्शन है ना। सस्पिशियस ट्रांजेक्शन कौन सी होती है? सस्पिशियस ट्रांजेक्शन मीन्स सच ट्रांजेक्शन विच इंक्लूड्स अटेम्प्टेड ट्रांजेक्शन एक्टिंग इन गुड फेथ और नॉट। अटेम्प्टेड मतलब जानबूझकर करी गई है। सस्पिशियस ट्रांजेक्शन ऐसी ट्रांजेक्शन जो जानबूझकर करी गई है और जिसमें ये दिखावा किया गया है कि हम इसको गुड फेथ के लिए कर रहे हैं। दिखावा किया गया हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, बट वो जानबूझकर करी गई है। और इसमें कौन कौन सी ट्रांजेक्शन हो जाएंगी? एनी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग मनी ऑब्टेन्ड बाय क्राइम, कोई ऐसी ट्रांजेक्शन जिसमें ऐसा पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि किसी क्राइम से, किसी अपराध से कमाया गया था। ट्रांजेक्शंस इन्वॉल्विंग
अनयूजुअल और अनड्यू कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब कि ट्रांजेक्शन्स का बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक जाल बना देना कि किसी के समझ में ना आए कि ये पैसा कहाँ से आया था और कहाँ जा रहा है। ट्रांजेक्शन्स दैट हैव नो इकोनॉमिक बेसिस और बोनाफाइड पर्पस, ऐसी ट्रांजेक्शन्स जिनका कोई भी इकोनॉमिक पर्पस नहीं है या फिर कोई भी बोनाफाइड, कोई भी जेन्युइन पर्पस नहीं है। ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्विंग टेररिज्म ऑफ एनी काइंड, या फिर कोई ट्रांजेक्शन जिसमें टेररिज्म से कुछ भी कहानी जुड़ी हुई है कि कुछ सप्लाई किया था वेपन, उसके पैसे आ रहे हैं, या वेपन कुछ भी ड्रग्स की ट्रैफिकिंग हो रही है, गोल्ड की ट्रैफिकिंग हो रही है, कुछ भी इस तरह की ट्रांजेक्शन जो है सस्पिशियस ट्रांजेक्शन कहलाई जाएंगी। ठीक है। और ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट ओवीडी याद होगी आपको, 6 होती है। कौन कौन सी? पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार। आधार को इशू कौन करता है? UIDAI, और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है ये आप कमेंट्स में लिखना। नेक्स्ट है वोटर कार्ड, जिसे कौन इशू करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। फिर है जॉब कार्ड, जिसे कौन इशू करता है? नरेगा। और लेटर इशूड बाय नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर इन विच नेम एड्रेस हैज बीन गिवन। तो ओवीडी होगी 6 टाइप्स की। ओवीडी की फुल फॉर्म याद कर लेना, UIDAI की कर लेना, और तो कोई इसमें है नहीं। ठीक है। The address is not updated in the OVD submitted by the customer. The following documents or equivalent e-document will be considered as OVD of proof of address for limited purpose. ये बोल रहा है कि अगर कस्टमर की OVD में जो एड्रेस लिखा हुआ है, अगर वो उसका अपडेटेड एड्रेस नहीं है, अब उसने अपना एड्रेस चेंज कर लिया है, तो लिमिटेड पर्पस के लिए नीचे जो मेंशन किए गए डॉक्यूमेंट्स उनको भी एज एन प्रूफ ऑफ एड्रेस हम एक्सेप्ट कर लेंगे। बट आपको पता है कि वो कुछ एक टाइम के लिए होते हैं, उसके बाद हमें ओवीडी के अंदर अपडेटेड एड्रेस चाहिए होता है। तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? यूटिलिटी बिल। यूटिलिटी बिल में इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, पोस्ट पेड मोबाइल फोन, पाइप, गैस, वाटर बिल, ये सब यूटिलिटी बिल का पार्ट है, जो कि 2 महीने से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। प्रॉपर्टी और म्युनिसिपल टैक्स रिसिप्ट, या फिर प्रॉपर्टी या म्युनिसिपल टैक्स रिसिप्ट हो सकता है। पेंशन पेमेंट ऑर्डर, PPO हो सकता है। लेटर इशूड बाय एम्प्लॉयर रिगार्डिंग अकोमोडेशन ऑफ अलॉटमेंट, या फिर अगर कोई सैलरीड बंदा है और उसके एम्प्लॉयर ने लिख के दिया है कि ऐसे ऐसे ये हमारी कंपनी में या हमारी फर्म में या हमारे इस हॉस्पिटल में इस जगह पर काम करता है और यहाँ यहाँ पे रह रहा है, और ये अकोमोडेशन उसको एम्प्लॉयर की तरफ से प्रोवाइड कराई गई है, ये कैसे भी अगर वो लिख के दे दे तो लिमिटेड पर्पस के लिए हम उसको एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस मान लेंगे। कम्युनिकेशन एड्रेस उसका ये वाला डाल देंगे जो वो देगा। और फिर उसको होता है कस्टमर को कि वो 3 महीने के अंदर अंदर अपनी OVD के अंदर भी वो एड्रेस अपडेट करा ले और वो अपडेटेड OVD हमें सबमिट कराए। फर्दर एट द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट of such customers, the branches shall obtain an undertaking from the customer along with the AOF या OVD। तो AOF और OVD के साथ साथ हमें कस्टमर से एक अंडरटेकिंग भी लेनी है। इट इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन दैट द कस्टमर शैल डिपॉजिट द OVD विद द अपडेटेड एड्रेस विद इन 3 months, फेलिंग विच द ऑपरेशंस इन हिज अकाउंट विल बी डेबिट फ्रीज। तो वो अंडरटेकिंग क्या होती है? कस्टमर ये अंडरटेक करता है कि ठीक है, मैं आपको 3 महीने के अंदर अंदर अपनी OVD में एड्रेस अपडेट करा के सबमिट करा दूंगा, और अगर मैं ऐसा करने में फेल हो गया तो फिर आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेबिट फ्रीज ऑफ माई अकाउंट, है ना। तो ये होता है। नेक्स्ट है वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। अब वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस कैसे हो सकता है? An alternate method of customer identification with facial recognition and customer due diligence by an authorized official of the RE by undertaking seamless, secure, live, informed, consent-based audio-visual interaction with the customer to obtain identification information required for CDD purpose। तो वीडियो बेस्ड CIP प्रोसेस क्या है? एक अल्टरनेट मेथड है जिसमें कस्टमर ड्यू डिलीजेंस करी जाती है। किसके द्वारा? ऑथराइज्ड ऑफिशियल के द्वारा, रेगुलेटेड एंटिटी के। कैसे? फेशियल रिकॉग्निशन से, फेस को रिकॉग्नाइज करके। अब ये वीडियो बेस्ड बोला गया तो वीडियो बेस्ड कैसा होगा? सिक्योर, मतलब कि जो भी वीडियो बेस्ड इंटरेक्शन कस्टमर और ऑफिसर के बीच में हो रहा है वो सिक्योर रखा जाएगा, है ना। वो जो डेटा है वो सिक्योर रखा जाएगा, वो लाइव होगा, यानी कि लाइव इंटरेक्शन हो रही है कस्टमर और ऑफिसर के बीच में। ऐसा नहीं है कि कोई रिकॉर्डिंग है, कोई रिकॉर्डेड वीडियो है कस्टमर ने भेज दी, वो नहीं है। लाइव, बिल्कुल लाइव बात हो रही है, इंटरेक्शन दोनों के बीच में लाइव है। कंसेंट बेस्ड ऑडियो विजुअल इंटरेक्शन, है ना। इन्फॉर्म्ड एंड कंसेंट बेस्ड, कस्टमर की कंसेंट है कि ठीक है मैं वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस करने के लिए तैयार हूँ। गाइज, ये मेरे घर के आसपास ना बहुत पटाखे बज रहे हैं, तो आप इनको इग्नोर कर देना, पटाखों की आवाज़ पे ज़्यादा ध्यान मत करना। एंड हाँ, एक चीज़ मेरे को और बताना, जब तक ये पटाखे बज रहे हैं मैं आपसे थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। ये काफ़ी जो ये डेज जा रहे हैं तो ये काफ़ी सारे हेक्टिक डेज हैं, मतलब
ओवरलोडेड काम रहता है ब्रांच के अंदर। तो आप मेरे को कमेंट्स के थ्रू ये बताना कि जब ऐसे ओवरलोडेड काम रहता है तब आप अपने आप को कैसे कूल रखते हो, कैसे काम रखते हो, अपने आप को मतलब कैसे मेंटेन करके रखते हो। मेरा तो ऐसे होता है कि मैं मतलब पानी भी नहीं पीती, पानी की बोतल भी बिल्कुल मेरी भरी की भरी पड़ी रहती है। अगर मैं कुछ खाने का भी लेके गई हूँ कुछ साथ में फ्रूट वगैरह तो वो भी नहीं खाती, वो भी ऐसे पड़ा रहता है। और मतलब बस काम काम किए जा रही हूँ। जैसे कि अगर हम सुनते हैं कि बीच में थोड़ी बहुत आईज ब्लिंक कर लेनी चाहिए या बीच में खड़ा हो जाना चाहिए अपनी सीट से, तो वो बिल्कुल ही मेरे को टाइम ही नहीं मिलता। और मतलब मेरे को ऐसा हो जाता है काम का कि सबसे पहले मुझे अपना काम करना है, तो मैं बिल्कुल ऐसे उसके अंदर खो जाती हूँ और फिर इतनी थक जाती हूँ, इतनी थकान हो जाती है। तो आप बताना कि अगर आपके ब्रांच में कभी ऐसा वर्कलोड ज़्यादा होता है तो फिर आप अपने आप को कूल रखने के लिए या अपने काम को स्मूथली चलाने के लिए कैसे क्या करते हो, क्या चीज़ फॉलो करते हो, और घर आके भी स्पेशली आप क्या करते हो। तो थोड़ी सी हो सकता है कि मुझे थोड़ा सा आइडिया मिल जाए, तो ज़रूर बताना। तो चलो वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या था, वीडियो कॉल के ऊपर कस्टमर और ऑथराइज्ड ऑफिशियल का इंटरेक्शन होता है। वहाँ पे ही ऑफिसर के द्वारा कस्टमर ड्यू डिलीजेंस किया जाता है और to ascertain the veracity of the information furnished by the customer through independent verification and maintaining audit trail of the process। और उसमें क्या होता है कि वीडियो कॉल के ऊपर ही जो भी कस्टमर ने अपनी अपनी जो भी डिटेल्स उसने फॉर्म के अंदर फिल करी थी, तो उसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो वीडियो कॉल के ऊपर ही वेरीफाई करके रखी जाती है। जैसे कस्टमर ने बोला कि अपनी एनुअल इनकम उसने भरी है कि मेरी एनुअल इनकम सपोज 1 लाख रुपीज़ है। अब जब उसे वीडियो कॉल पे इंटरेक्शन हुई तो मतलब उसका बैकग्राउंड दिख रहा है, इतने बड़े बंगलों में वो बैठा है या फिर उसके हाथ में काफ़ी सारी रिंग्स उसने पहनी हुई है, तो फिर ये थोड़ी सी क्या हो जाएगी, मिसमैच करके हो जाएगी ना कि आपने बोला था आपकी इनकम तो इतनी है ही नहीं और आप की इतनी रिच बैकग्राउंड से आप लग रहे हो, रिच प्रोफाइल लग रही है, तो ये कैसे है। तो वीडियो कॉल के ऊपर ये सब कुछ ऑथेंटिकेशन किया जाता है। Such processes complying with prescribed standards and procedures shall be treated on par with face-to-face CIP for the purpose of this master direction। तो ये वाली जो प्रोसेस होती है, वीडियो बेस्ड जो प्रोसेस होती है, अगर इसको पूरे स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स के साथ किया जा रहा है, यानी कि जो कस्टमर का डेटा है वो सिक्योर रहेगा, प्रोसेस बिल्कुल सीमलेस हो रही है, बिल्कुल कहीं पे भी रुकावट नहीं आ रही। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कस्टमर और ऑफिसर का जो इंटरेक्शन हो रहा है बार बार नेट जो है वो प्रॉपर पहुंच नहीं रहा, वीडियो लैग कर रही है, तो इस टाइप से अगर कुछ भी नहीं है, सारे प्रोसेसेस को फॉलो करके किया गया है, तो इसको भी जो ब्रांच में आके हम कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर करते हैं उसके इक्विवेलेंट ही माना जाएगा। उसके बाद है कस्टमर। कस्टमर की डेफिनेशन हम पहले पढ़ चुके हैं। कस्टमर कौन है? कस्टमर वो है या तो जिसका बैंक के पास कोई अकाउंट है या फिर वो बैंक के साथ कोई भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन करने के लिए आता है, वो हमारा कस्टमर है। वॉक इन कस्टमर, वॉक इन कस्टमर क्या है? जिसका अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप नहीं है बैंक के साथ, बट फिर भी वो अंडरटेक कर रहा है कोई ट्रांजेक्शन, कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको इंडो नेपाल रेमिटेंस का एग्जांपल दिया था कि वॉक इन कस्टमर भी आके इंडो नेपाल रेमिटेंस करवा सकता है। उसके बाद सीडीडी क्या होता है? CDD means identifying and verifying the customer and the beneficial owner using reliable and independent sources of identification। यानी कि कस्टमर की जो भी नेचर है, जो भी प्रोफाइल है, बैकग्राउंड है, जो भी उसने फॉर्म में भर के दिया है, उसकी सच्चाई को जानना कि क्या सच में ऐसा है। और अगर किसी एंटिटी का अकाउंट हम ओपन कर रहे हैं तो उसमें बेनिफिशियल ओनर को आइडेंटिफाई करना किसकी हेल्प से? इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ आइडेंटिफिकेशन। इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ आइडेंटिफिकेशन क्या हो सकते हैं? जो भी वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कर रहा है वो हो सकते हैं। और जो एंटिटी के अकाउंट हम ओपन करते हैं तो उसमें ऑफिसर खुद विजिट करके आते हैं, तो वो विजिट हो गई। विजिट करने गए, हमने आसपास की जो और शॉप्स है, साइट के आसपास जो भी और लोग हैं उनसे हमने उनके बिजनेस के बारे में पूछा कि क्या ये इस टाइप का बिजनेस करते हैं या नहीं। और अगर आप जानते ही होंगे कि पहले हमारे बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए हम क्या होता था कि कोई सोर्स होता था, है ना, कोई एक लेके आ रहा है पर्सन और उसको एज अ सोर्स हम यूज करते थे कि इन्होंने रिकमेंड किया है कि इस पर्सन का बैंक में अकाउंट खोल दिया जाए, मैं इसको जानता हूँ, है ना। तो इस टाइप से, बट अब तो ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद है नॉन फेस टू फेस कस्टमर। Means those customers who open accounts without visiting the branch offices of the banks or without meeting the officials of the bank। वो वाले कस्टमर जो अपना खाता कैसे खुलवा रहे हैं? ब्रांच या ऑफिस में विजिट किए बगैर। अगर आपको पता हो, एक तो हमारा वीडियो कॉल
पे जैसे कि अकाउंट ओपन हो जाता है, एक हमारा ओटीपी बेस्ड अकाउंट भी पहले ओपन होता था, अब होता है कि नहीं मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ओटीपी बेस्ड में क्या था, सिर्फ आपने कुछ आधार नंबर फीड किया, उससे जुड़े कुछ ओटीपी डाले एंड आपका अकाउंट ओपन हो जाता था। बट उसमें रिस्ट्रिक्शन रहती थी कि आपको विद इन 6 मंथ या विद इन 1 ईयर के अंदर अंदर आपको अपनी फुली केवाईसी ब्रांच में जाके करानी होगी, सारे डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, उसके बाद ही आपका अकाउंट स्मूथली चलेगा। अगर आपने ये नहीं किया तो आपका विद इन 1 ईयर के अंदर अकाउंट जो है क्लोज कर दिया जाएगा। तो उसमें कस्टमर ने ना तो वीडियो कॉल पे वो किसी भी ऑफिसर से मिला और ना ही वो ब्रांच में विजिट किया, उसने घर बैठे ओटीपी के थ्रू ही अपना अकाउंट ओपन करा लिया। तो वो नॉन फेस टू फेस कस्टमर का एग्जांपल हो गया। उसके बाद है फटका। फटका की फुल फॉर्म आप याद कर लो, जो कि है नॉन फेस टू फेस कस्टमर, सॉरी, फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट, गलत पढ़ दिया मैंने, ऊपर वाला पढ़ दिया। तो फटका क्या है, यूएस का टैक्स लॉ है दैट रिक्वायर्स फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू प्रोवाइड टैक्स कंप्लायंस इंफॉर्मेशन ऑन यूएस सिटीजंस और कंपनीज ओन्ड बाय देम। तो फटका का मतलब क्या हो गया, फटका एक यूएस का टैक्स लॉ है जिसके हिसाब से क्या होगा, कोई भी फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसको क्या है, टैक्स कंप्लायंस की इंफॉर्मेशन यूएस सिटीजंस की प्रोवाइड करानी होगी। जब भी हम अकाउंट ओपन करते हैं तो उसमें एक फटका वाला अंडरटेकिंग होता है ना कि मैं सिर्फ इंडिया में ही रहता हूँ या इंडिया से बाहर भी कहीं रहता हूँ। अगर मैं इंडिया से बाहर कहीं रहता हूँ और यूएस में मैं रह रहा हूँ तो फिर उसकी कुछ डिटेल्स मांगता है, वो हमें भरनी पड़ती है। तो यही होता है फटका। सीआरएस क्या होता है, सीआरएस इज कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, फुल फॉर्म को अच्छे से याद कर लेना। एंड ओईसीडी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये फुल फॉर्म भी आप अच्छे से याद कर लेना। द काउंसिल हैड अप्रूव्ड द कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स ऑन 15 July 2014. The CRS exercises its jurisdiction to obtain account information from financial institutions and automatically exchanges that information with official bodies in other countries on an annual basis. तो सीआरएस क्या है, एक बॉडी है और ये बॉडी क्या करती है, इसके पास ये अधिकार है कि जिन जिन कंट्रीज के साथ इनका जो भी एमओयू अगर साइन हो रखा है तो उनसे वो कुछ भी फाइनेंशियल जो इन्फॉर्मेशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कुछ भी अकाउंट इन्फॉर्मेशन है तो वो उनके साथ एक्सचेंज कर सकती है, ले सकती है। तो ये आपकी ओईसीडी करती है। और ओईसीडी किसके थ्रू करती है, ये कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, मतलब जिस मैकेनिज्म के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होती है वो कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है। उसके बाद है पीईपी। पीईपी की फुल फॉर्म लास्ट टू लास्ट ईयर पूछी गई थी, पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन, ये फुल फॉर्म आई थी। आर इंडिविजुअल्स हु आर और हैव बीन entrusted with prominent public function by a foreign country including the heads of state government, senior politicians, senior government or judicial or military officers, senior executives of state owned corporation and important politically party officials। तो पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन नाम से क्लियर हो रहा है जिनका कि राजनीति में कुछ अहम किरदार है, कुछ मेन रोल है, काफी पब्लिक फंक्शन वो जो परफॉर्म करते हैं बाय अ फॉरेन कंट्री, मतलब किसी भी फॉरेन कंट्री में वो प्रोमिनेंट पब्लिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि हमारे हर कंट्री में भारतीय दूतावास होते हैं ना, इंडियन एम्बेसीज होती हैं, तो वो एम्बेसीज में जो भी ऑफिसर्स पोस्टेड होते तो वो इंडिया के हैं, बट उनको उनकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग बाहर फॉरेन कंट्रीज में होती हैं। तो वो प्रोमिनेंट पब्लिक फंक्शन करते हैं ना, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कुछ इस टाइप के पर्सन हो गए, या जुडिशियल या मिलिट्री ऑफिसर्स हो गए, सीनियर पॉलिटिशियंस हो गए, अमित शाह, नरेंद्र मोदी सर की तरह, इस टाइप से, है ना। तो ये सब कौन आ जाएंगे, पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन। वायर ट्रांसफर क्या होता है, ट्रांजेक्शन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इज कॉल्ड वायर ट्रांसफर, यानी कि जब भी इलेक्ट्रॉनिक्स मेथड से, इलेक्ट्रॉनिक के मेथड से ट्रांजेक्शन हो रही हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे पैसा रिमिट किया जा रहा है, तो उसको वायर ट्रांसफर बोलते हैं। अगर ट्रांजेक्शन सेंडर एंड रिसिपिएंट बैंक आर इन दी सेम कंट्री, यानी कि जिस बैंक से पैसा जा रहा है और जिस बैंक में पैसा आ रहा है वो दोनों सेम कंट्री में, तो उसको डोमेस्टिक वायर ट्रांसफर बोल देंगे। और अगर अलग अलग कंट्रीज के हैं तो क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर बोल देंगे। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव। तो केवाईसी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। KYC policy has been formulated to develop a robust mechanism to achieve the following objectives. KYC procedures also enable the bank to know, understand its customers and their financial practices better, which in turn helps in managing the associated risks. KYC norms, AML standards, CFT measures, and PMLA 2002 to enable the bank to comply with the bank's obligation and to cooperate with various government institutions to deal with related issues. तो पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो पहला क्या लिखा हुआ है कि केवाईसी प्रोसीजर अगर बैंक फॉलो करेगा तो वो अपने कस्टमर्स को अच्छी तरीके से जान पाएगा, कि हम काफी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो केवाईसी पॉलिसी के थ्रू, केवाईसी नॉर्म्स के थ्रू हम कस्टमर के बारे में बहुत सारी चीजों को जान पाते हैं, उनकी फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस को अच्छे से जान पाते हैं, और
उसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर हम अपनी अपनी पॉलिसीज बनाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने केवाईसी के नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए हमारा जो थ्रेशोल्ड वाला कंसेप्ट है उसको हम लेके आए। और दूसरा क्या हेल्प करता है, क्योंकि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, पब्लिक के वेलबींग के लिए काम करते हैं, तो वो नहीं चाहते कि इकोनॉमी के अंदर कुछ भी सस्पिशियस पैसा, कुछ भी इलीगल ट्रैफिकिंग हो, कुछ भी इस टाइप का हो। तो उनका मेन मोटिव यही होता है कि उनकी पब्लिक तक हर चीज जो है वो बेटर वे में और कन्वीनियंटली पहुंच पाए। तो उसमें वो हर एक इंस्टीट्यूशन से कोऑपरेशन मांगते हैं। और इसी तरीके से बैंक उनको कैसे कोऑपरेट करते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को केवाईसी के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके। क्योंकि अगर बैंक ही ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर बैंकिंग के अकाउंट, जिसको हम म्यूल अकाउंट्स भी बोलते हैं, तो वो ऐसे ही फिर, जैसे थोड़े टाइम पहले सुनने में आया था कि बैंक खाते बिक रहे हैं, है ना, कि कोई भी बैंक खाता खुलवा के किसी को भी दे रहा है, डेबिट कार्ड दे रहा है, उसके अंदर कहीं से भी बाहर से गलत पैसा आ रहा है, फिर उसको वो निकलवा के उन्हीं लोगों तक पहुंचा रहे हैं, बीच में अपना कुछ कमीशन ले रहे हैं। तो फिर ऐसे क्राइम को रोकने के लिए जरूरी है कि कुछ ना कुछ मेजर्स, कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाए। केवाईसी पॉलिसी इंक्लूड 4 की एलिमेंट्स। कौन कौन से हैं? कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, रिस्क मैनेजमेंट, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर, मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। ये 4 की एलिमेंट है। चारों आपको अच्छे से याद रख लेने हैं और इनका कोशिश करना सीक्वेंस भी याद हो जाए आपको। पहले कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी है, दूसरे पे रिस्क मैनेजमेंट है, तीसरे पे कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर है, एंड चौथे पे मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन है। तो सबसे पहले कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी है, इसको पढ़ लेते हैं। ये क्या बोलता है? द बैंक हैज फ्रेम्ड अ कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी। बैंक ने क्या बनाई है? कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी बनाई है। और इस पॉलिसी के हिसाब से द बैंक विल इंश्योर दैट नो अकाउंट इज ओपन इन अनोनिमस और फिक्टिशियस ब्रैकेट में बेनामी नेम। तो इस पॉलिसी के तहत बैंक ये इंश्योर करता है कि कोई भी जो अकाउंट है, अनोनिमस यानी कि कोई भी गुमनाम नेम पे, फिक्टिशियस जो चीज है ही नहीं, है ना, कृत्रिम चीज, कुछ भी ऐसे नाम पे या बेनामी नाम पे कोई भी खाता नहीं खुलना चाहिए। सपोज आपने खोल दिया राम शर्मा का अकाउंट, राम शर्मा का अकाउंट आपने खोल दिया, पर अब जब कुछ ऐसे कुछ इसके अंदर ट्रांजैक्शन हुई तो, और आप राम शर्मा को ढूंढने गए, पता करने गए, तो आपको पता चले राम शर्मा नाम का कोई इंसान है ही नहीं है। तो ऐसी कोई अनोनिमस या फिक्टिशियस नेम पे कोई भी खाता नहीं खुलना चाहिए। कोई भी ऐसा गुमनाम नेम पे खाता नहीं खुलना चाहिए। कोई भी ऐसी फर्म का खाता खोल दिया, सनशाइन फार्मा कंपनी, और जब हम कुछ उसके डॉक्यूमेंट्स से उस कंपनी के बारे में और कुछ चीजें पता करने गए, तो हमें पता चला कि सनशाइन फार्मा कंपनी नाम से कोई कंपनी है ही नहीं है कभी एग्जिस्टेंस में। तो ऐसे खाते नहीं खोलने हैं। नो अकाउंट इज ओपन वेयर द बैंक इज अनेबल टू अप्लाई अप्रोप्रिएट कस्टमर ड्यू डिलीजेंस either due to non-cooperation of the customer or non-reliability of the documents information furnished by the customer. STR shall be filed if necessary when it is unable to comply with the relevant CDD measures in relation to the customer. तो ऐसे भी कोई अकाउंट नहीं खोलने हैं जहां पर बैंक अपने कस्टमर का सीडीडी ही ना कर पाए, कस्टमर ड्यू डिलीजेंस ही ना कर पाए। और कस्टमर ड्यू डिलीजेंस क्या था? कि कस्टमर की ऑथेंटिसिटी ही ना हम मेजर कर पाए कि कस्टमर ने जो भी फॉर्म में चीजें भरी हैं वो सच है कि नहीं। अब ऐसा क्यों हो सकता है? या तो कस्टमर ने कोऑपरेट करने से मना कर दिया, कस्टमर अपने बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं रहा, हम उससे कुछ इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं बट वो हमारे साथ कोऑपरेट ही नहीं कर रहा। या तो वो कोऑपरेट नहीं कर रहा, या फिर उसने जो हमें डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए हैं उनको देख के ऐसा लग रहा है कि ये झूठ बोल रहा है, कि ये जाली डॉक्यूमेंट्स है, फेक डॉक्यूमेंट्स है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो आपको ऐसे अकाउंट भी ओपन नहीं करने हैं। और जब भी आपको ऐसा लगे कि कुछ भी सस्पिशियस नेचर का है तो हमें एसटीआर जरूर फाइल करनी है। एसटीआर इज सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट। नो ट्रांजेक्शन और अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप इज अंडरटेकन विदाउट फॉलोइंग द सीडीडी प्रोसीजर। और कोई भी ट्रांजेक्शन या अकाउंट हमें विदाउट सीडीडी ओपन नहीं करना है। सीडीडी जरूर करनी है, कस्टमर ड्यू डिलीजेंस जरूर करना है। The mandatory information sought for KYC purpose while opening an account and during the periodic updation is specified. तो जैसे कि अगर हम सीआरएम करते हैं तो सीआरएम के अंदर कुछ जो टैब होते हैं उनके ऊपर स्टार मार्क्ड होता है कि ये इन्फॉर्मेशन तो आपको फिल करनी ही करनी है। उसके बाद कुछ आपके पास एडिशनल होती है, उसे आप भर भी सकते हो, नहीं भी भर सकते, बट कुछ जो होती है ना कि ये तो बेयर मिनिमम है, इसको तो आपको फिल करना ही करना है। तो उस टाइप से केवाईसी करते टाइम भी जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, जो मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन है, जो फिल करनी करनी है, उसको तो आपको स्पेसिफाई कर देना चाहिए कि इन इन कॉलम्स को, इन टैब को तो आपने जरूर फिल करना है। Additional information where such information requirement has not been specified in KYC policy of the bank is obtained with the explicit consent of the customer. और मैंडेटरी के बाद अगर और कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें कस्टमर से चाहिए तो उसके लिए हमें कस्टमर की कंसेंट चाहिए कि अगर आप बताने के लिए तैयार हैं तो प्लीज ये कॉलम्स और भर दीजिए। अगर आप इसको सीक्रेट रखना चाहते हैं देन इट इज ओके, आप मत भरिए, आप मत बताइए।
CDD procedure is to be applied at the UCIC level. Thus, if an existing KYC compliant customer of bank desires to open another account with the same bank, there shall be no need for a fresh CDD exercise. और CDD procedure क्या है? UCIC level पे होता है. अगर कस्टमर का KYC compliant है और एक अकाउंट उसका है और वो हमारे बैंक में दूसरा अकाउंट ओपन कराने आ रहा है, तो फिर हमें दोबारा से CDD करने की जरूरत नहीं है. पिछले वाले डॉक्यूमेंट्स के बेस पे, डेटा के बेस पे हम उसका नेक्स्ट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं. CDD procedure is followed for all the joint account holders while opening a joint account. तो ये तो हमें पता ही है कि अगर हमें joint account open करना है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा parties हैं, तो हमें हर एक individual की CDD customer due diligence करनी होगी. Circumstances in which a customer is permitted to act on behalf of another person, entity are clearly spelled out. तो ऐसे circumstances जहाँ पे एक customer को अलाउ किया जाता है कि आप किसी दूसरे के बिहाफ पे उसके अकाउंट में ऑपरेशंस कर सकते हो, तो ऐसी सिचुएशंस को क्लियरली मेंशन कर दिया जाता है बैंक के द्वारा. इसका एक अच्छा एग्जांपल है पावर ऑफ अटॉर्नी. जैसे कुछ कस्टमर अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी देख के किसी दूसरे पर्सन को ऑथराइज कर देते हैं कि वो पर्सन उनके अकाउंट में लेन देन कर सकता है, तो वो वाली सिचुएशंस भी क्लियरली डिफाइन होती हैं हर एक बैंक की, और उसमें क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है वो भी डिफाइन होता है. No account is opened where identity of the customer match with any person or entity whose name appears in the sanction list indicated in Chapter 9 of the Master Direction of RBI on KYC as amended from time to time. तो कोई भी ऐसा अकाउंट हम ओपन नहीं कर सकते किसी भी पर्सन का या एंटिटी का जिसका नाम कौन सी लिस्ट में है? चैप्टर 9 ऑफ मास्टर डायरेक्शन ऑफ आरबीआई ऑन केवाईसी. इस चैप्टर में जो लिस्ट दे रखी है सैंक्शन लिस्ट, अगर उसमें किसी पर्सन का नाम है तो उसका हम अकाउंट ओपन नहीं करेंगे. वेयर परमानेंट अकाउंट नंबर इज ऑब्टेन्ड द सेम शैल बी वेरीफाइड फ्रॉम द वेरिफिकेशन फैसिलिटी ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी. तो अगर किसी कस्टमर को पैन इशू किया गया है, यानी कि कोई कस्टमर अगर पैन होल्डर है, तो उसके पैन को वेरीफाई करना ज़रूरी है. जैसे कि अगर हम खाता खोलते हैं या सीआरएम भी करते हैं, तो जो पैन नंबर में नेम और डेट ऑफ बर्थ हम डालते हैं, तब वो ऑटोमेटिकली एनएसडीएल की वेबसाइट से फैच कर लेता है कि डिटेल्स मैच हो रही हैं कि नहीं. वेयर एन इक्विवेलेंट ई डॉक्यूमेंट इज ऑब्टेन फ्रॉम द कस्टमर, द डिजिटल सिग्नेचर हैज टू बी वेरीफाइड एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000. तो जहाँ पर हम कोई ई डॉक्यूमेंट ले रहे हैं, हम फिजिकल फॉर्म में डॉक्यूमेंट ना लेके ई डॉक्यूमेंट को आधार मान के, आधार मतलब कि बेस मान के कोई भी ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं कस्टमर के साथ या उसके अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं, तो फिर डिजिटल सिग्नेचर को वेरीफाई करना ज़रूरी है. ठीक है. Where goods and services tax details are available, the GST number shall be verified from the search and verification facility of the issuing authority. तो अगर हम जीएसटी नंबर कहीं पे भी ले रहे हैं, जैसे कि करंट अकाउंट खोलते टाइम हम जीएसटी नंबर अगर किसी फर्म का है तो ले रहे हैं, तो उस जीएसटी नंबर को भी वेरीफाई किया जाता है. वो तो आपको पता ही है, जैसे टैब में खोलते हैं तो वहाँ पर जीएसटी नंबर वेरीफाई हो जाता है. नेक्स्ट है रिस्क मैनेजमेंट. तो रिस्क मैनेजमेंट में बेसिकली 3 कैटेगरीज हैं. हाई रिस्क कैटेगरी के कस्टमर, मीडियम रिस्क के और लो रिस्क के. तो ये कैटेगरीज में कितने कितने टाइम में केवाईसी अपडेट करनी होती है, ये आप अच्छे से याद कर लेना. बहुत इजी है, आपने याद कर भी लिया होगा, और हर साल लगभग एक नंबर का क्वेश्चन इसमें से आ जाता है. तो कस्टमर को क्लासिफाई किया जाता है लो, मीडियम और हाई रिस्क में. किसके बेसिस पे? जो भी हम सीआरएम करते टाइम, किफ बनाते समय जो भी डिटेल्स डालते हैं. अगर हम किसी पर्सन की सपोज सीआरएम अपडेट कर रहे हैं, तो हमने उसका जो भी प्रोफेशन एक्टिविटी डाला, एनुअल इनकम डाला, एक्सेप्शन फ्लैग हम भरते हैं, 3-4 चीज़ें और भरते हैं. तो जब लास्ट में हम सेव करने लगते हैं तो एक तो पॉपअप आता है कि आधार सक्सेसफुली फैच हो गया. दूसरा एक एल करके पॉपअप आता है जिसको हम ओके कर देते हैं. तो वो एल का मतलब यही होता है कि ये कस्टमर लो आइडेंटिफाई किया है सिस्टम ने. और अगर कुछ प्रोफेशन एक्टिविटी में हमने कुछ और चीज़ें भरी हैं नॉर्मल से थोड़ा हटके, तो वो एम भी दिखा देता है कि ये मीडियम रिस्क कैटेगरी का कस्टमर है. और अगर हम और कुछ भरेंगे, कुछ पॉलिटिशियन टाइप या कुछ इस टाइप से, तो हो सकता है कि वो उसको एच भी दिखा दे, तो वो उसको अपने आप असेस कर लेता है कि ये हाई रिस्क का है, लो रिस्क का है या मीडियम रिस्क का है. तो रिस्क कैटेगराइजेशन कौन कौन से बेसिस पे किया जाता है, देखो इसमें बता भी रखा है. आइडेंटिटी ऑफ द कस्टमर, उसका सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, information about the business, location of the customer, geographical risk covering customers as well as transactions, type of products, services offered, delivery channel used for delivery of products and services, types of transaction undertaken. तो ये काफ़ी सारी इन्होंने बता रखे हैं कैटेगरीज, जिनके बेस पे जो सिस्टम है हमारा कस्टमर को लो रिस्क डिफाइन करता है या हाई रिस्क या मीडियम रिस्क कैटेगराइज कर देता है.
The risk categorization of a customer and the specific reason for such categorization shall be kept confidential and shall not be revealed to the customer to avoid tipping off the customer. तो जो भी रिस्क कैटेगरी आप कस्टमर की चूज करेंगे या जो सिस्टम उठाएगा तो वो जिस जिस बेसिस पे उसने उठाई है तो वो सारी चीज़ें जो है हमें कस्टमर के साथ रिवील नहीं करनी है। हो सकता है कि वो कुछ इलीगल ट्रांजेक्शन करने के पर्पज से आपके पास खाता खुलवा रहा हो। अगर आपने इसको रिवील कर दिया कि भैया आपका खाता तो हाई रिस्क में आ रहा है, तो हो सकता है कि वो वहाँ से फिर वो बच के चला जाए और पकड़ में ना आए। तो ये वाली सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल गुप्त रखी जाएंगी, कस्टमर को नहीं बताया जाएगा। पीरियोडिक अपडेशन क्या होता है? हाई रिस्क कस्टमर कैटेगरी में 2 साल में एक बार, मीडियम रिस्क में 8 साल में एक बार और लो रिस्क में 10 साल में एक बार। उसके बाद है इंडिविजुअल अकाउंट में। इन केस ऑफ नो चेंज इन केवाईसी डिटेल्स, अगर कस्टमर के अकाउंट में केवाईसी के डिटेल्स में कुछ भी चेंज नहीं है, उसका एड्रेस, उसकी आइडेंटिटी, उसका प्रोफेशन, एक्टिविटी, उसकी इनकम, कुछ भी चेंज नहीं है, तो फिर क्या होगा? अ सेल्फ डिक्लेरेशन लेटर इज गिवन बाय द कस्टमर थ्रू कस्टमर्स रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, एटीएम और डिजिटल चैनल। तो वो क्या है, एक सेल्फ डिक्लेरेशन अगर दे दे, चाहे तो वो ईमेल के थ्रू दे दे, चाहे अपने मोबाइल नंबर के थ्रू, एटीएम के थ्रू या फिर किसी भी डिजिटल चैनल के थ्रू, तो वो सिर्फ डिक्लेरेशन दे दे तो उसी के बेसिस पे ही हम उसकी केवाईसी को अपडेट कर सकते हैं। बट अगर उसका एड्रेस चेंज हुआ है तो क्या करेंगे? द एड्रेस डिटेल्स अलोंग विद द सेल्फ डिक्लेरेशन लेटर आर प्रोवाइडेड बाय द कस्टमर थ्रू कस्टमर्स रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ATM or digital channel, the correctness of which is verified by the bank within 2 months through various means like address verification letter. तो अगर इन केस उसका एड्रेस चेंज हुआ है तो जो भी अपडेटेड एड्रेस जिस भी ओबीडी में है वो ओबीडी उसके साथ सेल्फ डिक्लेरेशन वो दे सकता है हमें। और किसके थ्रू दे सकता है? ईमेल के थ्रू, मोबाइल नंबर के थ्रू, एटीएम के थ्रू, डिजिटल चैनल के थ्रू। और जो उसने हमें इंफॉर्मेशन दी है अपने नए एड्रेस की, उसको बैंक को वेरीफाई करना होता है कितने मंथ में? 2 मंथ में, ठीक है, विद इन 2 मंथ्स। उसके बाद है फ्रेश केवाईसी डॉक्यूमेंट्स में बी ऑब्टेन्ड इन केस द माइनर कस्टमर अटेन्स मेजोरिटी, फ्रेश फोटोग्राफ सिग्नेचर वेर एवर रिक्वायर्ड। तो नए केवाईसी डॉक्यूमेंट्स लेने होते हैं अगर कोई माइनर अकाउंट है और जो माइनर है वो मेजर हो गया है, तो उसके अकाउंट में हमें वापस से केवाईसी अपडेट करनी होती है, उसके फोटो साइन सब अपडेट करना होता है। तो इस केस में सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो दोबारा से लिए जाते हैं। इन अकाउंट्स अदर देन पर्सनल अकाउंट, अब ये पर्सनल अकाउंट को छोड़ के अगर नॉन इंडिविजुअल बॉडी का अकाउंट है तो उस केस में हम केवाईसी को कैसे अपडेट करेंगे? तो अगर केवाईसी की डिटेल्स में कुछ भी चेंज नहीं है तो वो एंटिटी है वो भी सेल्फ डिक्लेरेशन लेटर दे सकती है, जो जो चैनल ऊपर बताए गए थे सेम उन्हीं चैनल्स के थ्रू। और इन केस अगर कोई केवाईसी में चेंज है तो फिर सारा प्रोसेस जो है वो दोबारा से करना पड़ेगा। जैसे एक अकाउंट ओपन करने के लिए हमें जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स फिर हमें चाहिए होंगे केवाईसी के लिए। एडिशनल मेजर्स क्या है? इन केस द कस्टमर्स अकाउंट इज नॉट केवाईसी कंप्लायंट, अगर कस्टमर का अकाउंट केवाईसी कंप्लायंट नहीं है तो क्या हो जाएगा? अ टेम्परेरी फ्रीज कैन बी इम्पोज्ड ऑन द अकाउंट बाय इशूइंग 2 नोटिसेस ऑफ 10 days ईच विद इन 30 days। अगर कस्टमर का अकाउंट केवाईसी कंप्लायंट नहीं है और बैंक के इन्फॉर्म करने पे भी कस्टमर अपने फ्रेश डॉक्यूमेंट्स जो है वो जमा नहीं करा रहा, तब बैंक क्या कर सकता है? उसके अकाउंट को टेम्परेरी फ्रीज कर सकता है। बट हमें एज अ बैंक, एज अ बैंकर उसको नोटिस देने होंगे, 2 नोटिस, जिसमें उसे 10 दिन की मोहलत दी जाएगी और ये काम हमें विद इन 30 days में करना होगा। द अकाउंट में बी फ्रोजन इवन इफ द कस्टमर डज नॉट सबमिट पैन और फॉर्म 60 और इट्स इक्विवेलेंट डॉक्यूमेंट। और हम फ्रीज इसलिए भी कर सकते हैं कि कस्टमर अपना पैन या फॉर्म 60 भी जमा नहीं करा रहा। इफ द इंस्ट्रूमेंट इज रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर दैट ही डजंट वांट टू प्रोवाइड द डॉक्यूमेंट, देन इन दिस केस द बैंक कैन क्लोज द अकाउंट। अगर कस्टमर ये लिख के दे दे कि जो भी बैंक डॉक्यूमेंट्स चाहता है वो कस्टमर प्रोवाइड नहीं करा रहा, नहीं कराएगा, कस्टमर ये बोल दे कि मैं ये डॉक्यूमेंट आपको सबमिट नहीं कराऊंगा, तो बैंक के पास ये पावर है कि बैंक अपने डिस्कशन का यूज करके उसके अकाउंट को क्लोज भी कर सकता है। उसके बाद है बॉक्स वाला, पढ़ लेते हैं। द फॉलोइंग कंडीशंस आर एप्लीकेबल इन एन अकाउंट ओपन थ्रू ई केवाईसी थ्रू आधार ओटीपी। अगर कोई अकाउंट जो है आधार ओटीपी से खुला है तो उस पर कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं? सबसे पहला है कि कस्टमर की कंसेंट होना जरूरी है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि ऐसे अकाउंट में बैलेंस कभी भी 1 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता। तीसरा पॉइंट है द सम ऑफ डिपॉजिट ऑफ ऑल अकाउंट्स ऑफ दैट कस्टमर, यानी कि कस्टमर की कस्टमर आईडी पे जितने भी अकाउंट्स हैं उन सभी अकाउंट में जो डिपॉजिट हो सकता है अमाउंट वो कभी भी 2 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता।
सबका जोड़ मिलाएं, अगर हम सबका टोटल कर दें तो वो 2 लाख ही डिपॉजिट हो सकता है, 2 लाख से ज़्यादा का नहीं हो सकता। टर्म लोन कैन नॉट एक्सीड 60,000 फॉर 1 ईयर। 1 साल में जो टर्म लोन है वो 60,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता। अकॉर्डिंग टू द केवाईसी पॉलिसी इन 1 ईयर इफ देयर इज नो सीडीडी द डिपॉजिट अकाउंट विल बी क्लोज्ड इमीडिएटली एंड डेबिट्स विल नॉट बी अलाउड इन द लोन अकाउंट। तो केवाईसी पॉलिसी में लिखा गया है कि अगर 1 साल के अंदर अंदर ऐसे अकाउंट्स जिनका जो कि आधार ओटीपी से ओपन हुए हैं, अगर उसमें फुल फ्लेज्ड सीडीडी नहीं होता, कस्टमर में ब्रांच विजिट करके अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कराता, या फिर उसके बाद हमें उसके एड्रेस भी वेरीफाई करना होता है, अगर ये सब कुछ नहीं होता तो बैंक जो है उसके अकाउंट को इमीडिएटली क्लोज कर सकता है और उसको अपने लोन अकाउंट में भी फर्दर डेबिट अलाउड नहीं होंगे। तो 1 साल के अंदर अंदर कस्टमर को ब्रांच विजिट करके सीडीडी करवाना या केवाईसी करवाना मैंडेटरी है। कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस पढ़ लेते हैं। कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर मीन्स completion of customer due diligence measures to identify and verify the customer and the beneficial owner। तो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर सीआईपी प्रोसीजर क्या है? कस्टमर ड्यू डिलिजेंस को पूरा करना, कस्टमर की ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करना कि ये कस्टमर जेन्युइन है, इसका कोई बिजनेस करता है तो सच में इसका कोई बिजनेस प्लेस पे बोर्ड वगैरह लगा हुआ है, प्रॉपर इसने जो भी जिस भी चीज़ का अपना काम बताया है वो उस चीज़ का काम वहाँ पे वो कर रहा है, या फिर अगर वो सेविंग अकाउंट ओपन करा रहा है तो इसी एड्रेस पे रहता है, एड्रेस इसका जेन्युइन है और भी जो इसने अपने बारे में डिटेल्स बताई हैं वो बिल्कुल ठीक है। तो ये सब चीज़ वेरीफाई करते हैं हम सीआईपी में। द बैंक हैज़ टू आइडेंटिफाई द कस्टमर्स इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। अब कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जिसमें बैंक को कस्टमर को आइडेंटिफाई करना होता है? वैन स्टार्टिंग एन अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप विद द कस्टमर, जब कस्टमर के साथ हम अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी कि कस्टमर का अकाउंट खोलने जा रहे हैं, तो हमें सीआईपी करना पड़ेगा। फॉर अ पर्सन हु इज नॉट एन अकाउंट होल्डर ऑफ द बैंक बट अवेल बैंकिंग सर्विसेज, ऐसा पर्सन जो कि कस्टमर नहीं है, बैंक का कस्टमर नहीं है, बट वो बैंक के साथ कोई भी ट्रांजेक्शन करने के लिए आ रहा है, तो हम उसकी सीआईपी करेंगे। When the bank doubts the authenticity or adequacy of the customer identification data held by it, जब बैंक के पास किसी कस्टमर की जो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन डेटा है वो बैंक को लगता है कि ये मेरे पास, या तो उसको डाउट है कि इसके अंदर कुछ गड़बड़ है, या फिर उसको लगता है कि ये थोड़ी सी एडिक्वेट नहीं है, प्रॉपर जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है, तो बैंक इन केस उस केस में दोबारा भी कस्टमर से डिमांड कर सकता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो दोबारा से प्रोवाइड कराइए। वाइल सेलिंग थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स एज एन एजेंट इट्स ओन प्रोडक्ट्स, while paying credit card dues, while selling or reloading prepaid or travel cards and selling any other product above rupees 50,000। तो किसी भी सिचुएशन में अगर हम थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, अगर हम हमारा बैंक का ही कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, या फिर क्रेडिट कार्ड का ड्यू कोई कस्टमर देने आ रहा है, या फिर प्रीपेड या ट्रैवल कार्ड को रीलोड करवा रहा है या सेल कर रहा है, तो मतलब ये बता रखा है कि चाहे थर्ड पार्टी प्रोडक्ट है चाहे बैंक का अपना प्रोडक्ट है, अगर कस्टमर को हम दे रहे हैं तो हम उससे सीआईपी प्रोसीजर हम उसको फॉलो करने के लिए बोल सकते हैं, सीडीडी करने के लिए बोल सकते हैं। अगर वो हमारा एग्जिस्टिंग कस्टमर है, सारा डेटा हमारे पास पहले से है और हमें लगता है कि ये पूरा एडिक्वेट है, तो हम दोबारा नहीं भी मांगेंगे। पर जिस भी केस में हमें लगेगा कि यहाँ पे लेना नेसेसरी है तो वहाँ पे बैंक मांग सकता है। While carrying out one or several transactions involving an amount of rupees 50,000 or more by a known account holder, तो वॉक इन कस्टमर जो कि या तो सिंगल ट्रांजेक्शन कर रहा है या फिर काफ़ी सारी ट्रांजेक्शन कर रहा है जिसके अमाउंट 50,000 या उससे ज़्यादा है, तो वहाँ पर भी हम उससे बोलेंगे कि हम आपकी सीडीडी करेंगे, उसके बाद ही आपकी कोई भी ट्रांजेक्शन जो है वो परफॉर्म करेंगे। व्हेन द बैंक हैज़ रीजन टू बिलीव दैट अ कस्टमर इज इंटेंशनली कन्वर्टिंग अ ट्रांजेक्शन इनटू अ सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ लेस देन रुपीज 50,000, तो जहाँ पर बैंक को लग रहा है कि ये जानबूझकर बड़ी अमाउंट की ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हैं, छोटी छोटी अमाउंट की ट्रांजेक्शन कर रहे हैं जिनका अगर हम सम करें तो वो सम जो है 50,000 या उससे ज़्यादा का बनेगा, और ये जानबूझकर 50,000 से कम की ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी बैंक डिमांड कर सकता है। द बैंक विल इंश्योर दैट इंट्रोडक्शन इज नोट आउट वाइल ओपनिंग द अकाउंट, तो पहले अकाउंट ओपन करने के लिए इंट्रोडक्शन की जरूरत हुआ करती थी, इंट्रोड्यूसर होते थे जो इंट्रोड्यूस करते थे किसी भी नए कस्टमर को बैंक में अकाउंट ओपन कराने के लिए, बट अब जो है इंट्रोडक्शन की कोई भी नीड नहीं रह गई है। उसके बाद है वीडियो बेस्ड आइडेंटिफिकेशन। वीडियो बेस्ड आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है? इन केस ऑफ न्यू कस्टमर ऑन बोर्डिंग फॉर इंडिविजुअल कस्टमर, इन केस ऑफ proprietorship firm to identify the proprietor, authorized signatory and beneficial owner in case of legal entities customer। तो वीडियो बेस्ड आइडेंटिफिकेशन वही है कि वीडियो कॉल के थ्रू जब रेगुलेटेड एंटिटी के ऑथराइज्ड ऑफिशियल कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं, लाइव लोकेशन उनकी नोट होती है, कुछ डॉक्यूमेंट के साथ उनकी लाइव फोटोग्राफ ली जाती है, और जो भी उन्होंने
अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में अपने बारे में जो भी डिटेल्स बताई थी उसको लेके क्रॉस क्वेश्चंस कर लिए जाते हैं, ताकि ये पता चल सके कि ये भी इंश्योर हो सके कि कोई एआई या फिर कोई हैकर इसका गलत इस्तेमाल नहीं कर रहा है, और ये भी पता लग जाए कि कस्टमर बिल्कुल जेन्युइन है। कस्टमर के केस में हम कस्टमर के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर लेते हैं। अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो फिर प्रोप्राइटर कौन, ऑथराइज सिग्नेटरी कौन है, बेनिफिशियल ओनर कौन है, उनको वेरीफाई कर लेते हैं। और in case of CDD of the proprietorship firm, the bank shall also obtain e-document equivalent to proof of activity in respect of the proprietorship firm, as mentioned in section 28 in addition to the CDD of the proprietorship. तो proprietor की CDD के साथ साथ जिस भी चीज़ का काम कर रहा है प्रोप्राइटर, तो उसकी एक्टिविटी को भी वेरीफाई करना ज़रूरी है, और उसका डॉक्यूमेंट भी हमें ऑथेंटिकेट करना होता है। वी कीप फॉर कन्वर्जन ऑफ एग्जिस्टिंग अकाउंट्स ओपन इन नॉन फेस टू फेस मोड यूजिंग आधार ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी ऑथेंटिकेशन। अगर कोई अकाउंट आधार ओटीपी से ओपन हुआ है तो उसमें ऑप्शन आता है कि आप बाद में जो है वीडियो कॉल के थ्रू भी अपनी फुल फ्लैश केवाईसी करवा के इसको फुल फ्लैज अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हो, तो वहां पे भी वीकीप हो सकता है। वीकीप कैन बी डन फॉर अपडेटिंग ऑफ केवाईसी फॉर एलिजिबल कस्टमर्स, तो जो एलिजिबल कस्टमर्स होंगे उन्हीं का ही वीकीप हो सकता है, सबका नहीं हो सकता। उसके बाद बॉक्स वाला पढ़ लेते हैं, स्मॉल अकाउंट के बारे में बताया हुआ है। इफ अ पर्सन डज नॉट हैव एनी ऑफ द स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट, जिसको ब्रैकेट में ओवीडी लिखा हुआ है, अगर किसी पर्सन के पास कोई ओवीडी नहीं है, स्टिल वो अकाउंट ओपन करवाना चाहता है, तो उस केस में स्मॉल अकाउंट खोला जा सकता है, जिसमें कौन कौन सी लिमिट्स अप्लाई होती हैं। तो इस अकाउंट में द टोटल ऑफ ऑल डिपॉजिट्स इन अ फाइनेंशियल ईयर शैल नॉट एक्सीड 1 लाख रुपीज। तो एक फाइनेंशियल ईयर में सारा डिपॉजिट का टोटल करें तो 1 लाख से ज्यादा का नहीं हो सकता। टोटल ऑफ ऑल विड्रॉल्स एंड ट्रांसफर्स इन अ मंथ शैल नॉट एक्सीड 10,000 रुपीज। एक महीने में विड्रॉल और ट्रांसफर दोनों को मिलाएं अगर हम, तो उसकी अमाउंट 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती। एट नो टाइम विल द बैलेंस एक्सीड 50,000 रुपीज, और अकाउंट का बैलेंस किसी भी टाइम 50,000 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। द बैंक विल रिसीव सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ, तो इसके लिए अब स्मॉल अकाउंट में ओबीडी तो कोई है नहीं कस्टमर के पास, तो हम क्या लेंगे, सेल्फ अटेस्टेड एक फोटो लेंगे। द अकाउंट विल रिमेन इन ऑपरेशन फॉर अ पीरियड ऑफ इनिशियल 12 मंथ्स, 12 महीने तक के लिए अकाउंट खुलेगा, जिसको हम एक बार और एक्सटेंड कर सकते हैं 12 महीने के लिए। एक बार तो हमने 12 महीने के लिए खोल दिया, और अगर इन केस उस 12 महीने में भी कस्टमर अपनी ओबीडी ना जमा करा सका, तो हम उसको एक मौका और देंगे कि ठीक है चलो एक बार और हम इसको 12 महीने के लिए आगे एक्सटेंड कर देते हैं। और अगर आपने बट उस एक्सटेंडेड पीरियड में भी अपना कोई डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराया, तो फिर क्या है, आपका अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा। ठीक है। एंटायर एग्जाम्पशन प्रोविजन विल बी रिव्यूड आफ्टर 24 मंथ्स। फॉरेन रिमिटेंस इज नॉट अलाउड, फॉरेन रिमिटेंस इसमें अलाउड नहीं है। कस्टमर ड्यू डिलीजेंस इन केस ऑफ इंडिविजुअल्स, तो इंडिविजुअल के केस में कस्टमर ड्यू डिलीजेंस कैसे किया जाता है, यानी कि कस्टमर जेन्युइन है कि नहीं, इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए हम क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं। Bank, while establishing an account-based relationship with any person or transacting with any person who is the beneficial owner, authorized signatory or power of any legal entity, be an attorney holder, the CDD will obtain the following documents from the said person as part of the process. तो इस प्रोसेस के अंदर हम इंडिविजुअल से जब एक अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप स्टार्ट करने जा रहे हैं, या फिर अगर वो किसी एंटिटी का बेनिफिशियल ओनर है, ऑथराइज सिग्नेटरी है, या फिर पावर ऑफ अटॉर्नी है, तो उससे हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ऑब्टेन करेंगे। तो सबसे पहला है आधार नंबर, रिक्वायर्ड वेयर ही और शी intend to receive any benefit or other subsidy under any scheme notified under section 7 of the Aadhaar। तो अगर वो आधार के बेनिफिट्स लेना चाहता है कुछ कुछ स्कीम्स के अंदर, जहाँ पर डीबीटी होनी चाहिए, अगर आपको बैंक अकाउंट में किसी भी सब्सिडी या किसी भी स्कीम का फ़ायदा लेना है, तो फिर आपको आधार कार्ड सबमिट करना पड़ेगा अपना। ही डिसाइड्स टू सबमिट हिज आधार नंबर voluntarily to a bank or any RE notified under first proviso to subsection 1 of section 11A of the PML Act, जहाँ पर वो या तो उसको किसी स्कीम का बेनिफिट नहीं लेना है, बट वो अपनी मर्जी से ही आधार एज अ ओवीडी बैंक को सबमिट कराना चाहता है। द प्रूफ ऑफ पोजेशन ऑफ आधार नंबर वेयर ऑफलाइन वेरिफिकेशन कैन बी कैरिड आउट, और द प्रूफ ऑफ पोजेशन ऑफ आधार नंबर वेयर ऑफलाइन वेरिफिकेशन कैन नॉट बी कैरिड आउट, और एनी ओवीडी और the equivalent e-document thereof containing the details of his identity and address। तो या तो वो उसके पास ओरिजिनल आधार है तो वो सबमिट करा दे, उसको हम उसकी जेरोक्स कॉपी से मैच करके आइडेंटिफाई कर लेंगे, और जहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है तो वहाँ पर क्या है, वो ई आधार भी सबमिट करा सकता है, या तो ई आधार दे दे, या फिर जो हमने पढ़ा था कि जो डिजिटल डॉक्यूमेंट होता है जो हमारे डिजी लॉकर में होता है, या फिर वो भी सबमिट करा के, वो भी दिखा के हमें सीडीडी प्रोसेस को हम फॉलो कर सकते हैं।
और द केवाईसी आइडेंटिफायर वही 14 डिजिट का जो यूनिक नंबर है जो हम CKYC सर्च में डालते हैं, कुछ भी आईडी नंबर और देखते हैं कि इनका कोई CKYC नंबर है कि नहीं, तो ये वही चीज़ है। तो आधार दे सकता है या फिर पैन नंबर और फॉर्म 60, अगर पैन बना हुआ है तो पैन नंबर, नहीं बना हुआ है तो फॉर्म 60। रीसेंट फोटोग्राफ लेंगे कस्टमर से, at least one document or equivalent e-document related to declared profession, activity, nature of business or financial status, annual income, total turnover। तो वो क्या काम करते हैं उसको लेके भी एक डॉक्यूमेंट या इक्विवेलेंट ई डॉक्यूमेंट हम कस्टमर से ऑब्टेन करेंगे। अगर कहीं पे भी सैलरीड है किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऑब्वियसली सैलरी स्लिप ले सकते हैं। और अगर वो अनऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जहाँ पर कुछ भी इस टाइप का प्रूफ उनके पास अवेलेबल नहीं है, तो फिर हम एक उनसे डिक्लेरेशन दे देते हैं। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ OVD कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ हिज आइडेंटिटी एंड एड्रेस। तो OVD की सर्टिफाइड कॉपी कस्टमर के थ्रू सेल्फ अटेस्टेड की हो, वो कॉपी लेते हैं। If biometric KYC authentication cannot be done on account of injury, illness, or old age, or any other reason of a person who is desirous of receiving any benefit or subsidy under any of the schemes notified under the Aadhaar clause, the bank customer, in addition to obtaining an Aadhaar number for identification through offline verification or obtain a certified copy of any other OVD। तो ये बोल रहा है कि अगर हम बायोमेट्रिक लगा के कस्टमर का KYC ना कर पाए कुछ भी रीज़न की वजह से, चाहे उसको कुछ चोट लगी हुई है, वो बीमार है, या फिर वो ओल्ड एज है, उसके फिंगरप्रिंट सब जो बायोमेट्रिक डिवाइस है वो कैप्चर नहीं कर पा रही है, और उसको फिर भी सब्सिडी वगैरह के बेनिफिट लेनी है, आधार से जो भी लिंकेज का बेनिफिट मिलता है, तो फिर हम क्या करेंगे, आधार की ऑफलाइन वेरिफिकेशन करने के बाद उसकी ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी कर लेंगे। आधार की साइट पे जाके उसको ऑनलाइन भी चेक कर लेंगे कि ये जो आधार है ये फेक आधार नहीं है, ये वैलिड आधार है। ठीक है, नेक्स्ट है पैन कार्ड एंड वोटर आइडेंटिटी कार्ड, दैट इज वोटर आइडेंटिटी कार्ड शुड बी वेरीफाइड फ्रॉम द फॉलोइंग वेबसाइट्स। तो देखो पैन कार्ड के लिए हमारे पास नॉन CBS में पैन वेरिफिकेशन, ऑनलाइन पैन वेरिफिकेशन करके एक पोर्टल है, वहाँ से हम कर सकते हैं। और वोटर की वेरिफिकेशन करने के लिए हम www.nvsp.in लिंक का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोप्राइटरशिप फर्म्स के लिए हम क्या CDD मेजर्स ले सकते हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का अकाउंट ओपन करने के लिए 2 डॉक्यूमेंट्स तो हमें लेने होते हैं, नीचे मेंशन डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी 2 अगर कस्टमर के पास है, और अगर एक भी होता है तो भी DMS में अकाउंट हम ओपन उनका कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो बहुत पॉपुलर है, जो बहुत चल रहा है, वो तो है उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो कि गवर्नमेंट इशू करती है, उद्यम। सेकंड है अगर कोई सर्टिफिकेट या लाइसेंस म्युनिसिपल अथॉरिटीज़ ने इशू कर रखा है। थर्ड है सेल्स एंड इनकम टैक्स रिटर्न। तो इनकम टैक्स रिटर्न में उनकी बिजनेस की इनकम शो हो रही है, फर्म का एड्रेस लिखा हुआ है, तो वो भी वैलिड है, वो भी चल जाएगा। CST वैट GST सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट इशूड बाय सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स अथॉरिटीज, importer exporter code issued to the proprietary concerned by the office of DGFT license। तो अगर कोई इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड इशू किया हुआ है, या सेल्स टैक्स का, सर्विस टैक्स का, प्रोफेशनल टैक्स अथॉरिटीज का कोई भी सर्टिफिकेट या रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट है। कंप्लीट इनकम टैक्स रिटर्न duly authenticated acknowledged by इनकम टैक्स अथॉरिटीज। तो कंप्लीट इनकम टैक्स रिटर्न होनी चाहिए, सिर्फ लास्ट में इनकम टैक्स को फिल करने के बाद जो एक्नॉलेजमेंट आती है वो नहीं होनी चाहिए, कंप्यूटेशन भी साथ में होनी चाहिए। यूटिलिटी बिल हो गए, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का, वाटर का, लैंडलाइन टेलीफोन बिल। In cases where the RE are satisfied that it is not possible to furnish two such documents, RE may at their discretion accept only one of those documents as proof of business या activity। जहाँ पर 2 डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करना पॉसिबल नहीं है, और बैंक को लगता है कि इनका जो एक डॉक्यूमेंट देख के, उनकी साइट पे विजिट करके कि काम जेन्युइन है, जेन्युइन पर्सन है, और बिजनेस पर्पस के लिए ही ये अकाउंट ओपन करा रहे हैं, तो हम एक डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। प्रोवाइडेड RE अंडरटेक कॉन्टैक्ट पॉइंट वेरिफिकेशन, है ना, कॉन्टैक्ट पॉइंट वेरिफिकेशन करना ज़रूरी है, साइट पे विजिट करके इंश्योर करना ज़रूरी है कि वहाँ पे सच में ही उस नाम की फर्म, उस नाम की दुकान खुली हुई है, और वहाँ पे उसी चीज़ का बिजनेस हो रहा है। एंड कलेक्ट सच अदर इन्फॉर्मेशन एंड क्लैरिफिकेशन एज वुड बी रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश द एग्जिस्टेंस ऑफ सच फर्म। अब है लीगल एंटिटीज़ के लिए क्या है। तो लीगल एंटिटीज़ में कंपनी को
कंपनी का बताया गया है कि अगर कंपनी का अकाउंट ओपन करना है तो हमें क्या क्या चीज़ें लेनी पड़ेंगी, या तो सर्टिफाइड कॉपी ले ले, अटेस्टेड कॉपी ले ले, या फिर इक्विवेलेंट ई डॉक्यूमेंट, अगर उनके पास ई डॉक्यूमेंट है तो ई डॉक्यूमेंट भी ले सकते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कंपनी बनने का सर्टिफिकेट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एमओए एओए। उसके बाद है कंपनी का पैन नंबर। उसके बाद है रेजोल्यूशन जो कि कंपनी ने पास किया है और जिसपे उसने अपने जो भी पर्सन है, जो भी ऑफिसर्स है, एम्प्लॉइज है, उनको ऑथराइज किया है कि ये पर्सन बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन करने के लिए ऑथराइज्ड किए जाते हैं कंपनी के द्वारा। ठीक है, वो किसी को भी किए जा सकते हैं, मैनेजर को, ऑफिसर को, एम्प्लॉयज को, किसी को भी। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स, बेनिफिशियल ओनर को लेके डॉक्यूमेंट्स तो वो हो जाएंगे। उसके बाद द नेम्स ऑफ द रेलिवेंट पर्सन्स होल्डिंग सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन, तो कंपनी का एक डॉक्यूमेंट जिसमें वो बताएंगे कि ये पर्सन हमारे इस पोस्ट पे है कंपनी में। सीनियर पोस्ट पे जो होंगे सिर्फ वही मेंशन कर दे तो काफ़ी है। द रजिस्टर्ड ऑफिस एंड द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ इट्स बिजनेस इफ इट इज़ डिफरेंट, अगर रजिस्टर्ड ऑफिस और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस अलग अलग है, यानी कि ऑफिस कंपनी का कहीं और है और जहाँ पर मेन काम हो रहा है वो साइट कोई और है, तो फिर उसका प्रूफ दीजिए कि रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस ये है हमारा और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का एड्रेस ये है। अगर फर्म का करना है तो क्या है, तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, पार्टनरशिप डीड चाहिए, पैन चाहिए, और जो अभी हमने ऊपर डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं कि किसको ऑथराइज किया जाता है, रेजोल्यूशन हमें वो भी चाहिए, कौन कौन बेनिफिशियल ओनर है इसके अंदर वो चाहिए, सीनियर मैनेजिंग पोजीशन पे कौन कौन है वो चीज़ क्लियर कर दी जाए, नेम्स ऑफ ऑल द पार्टनर्स, पार्टनर्स का नाम सभी का, और रजिस्टर्ड ऑफिसर, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस अगर अलग अलग है तो फिर एड्रेस प्रूफ चाहिए। ठीक है, उसके बाद है ट्रस्ट का अगर हमें करना है तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रस्ट डीड, परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन नंबर या फॉर्म 60 भी हो सकता है। उसके बाद वही सारे डॉक्यूमेंट्स बेनिफिशियल ओनर के, मैनेजर, ऑफिसर, एम्प्लॉयज़ के, और नेम्स ऑफ द बेनिफिशियरीज, ट्रस्टीज, सेटलर, प्रोटेक्टर इफ एनी, तो सभी के नाम, एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द ट्रस्ट, ट्रस्ट का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है उसका एड्रेस का प्रूफ, और लिस्ट ऑफ ट्रस्टीज, ट्रस्टीज की लिस्ट, और जो भी इंडिविजुअल के केस पे हमें डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं वो वाले डॉक्यूमेंट सारे। ठीक है, फॉर ओपनिंग एन अकाउंट ऑफ एन अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, तो अगर हमें अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन का अकाउंट ओपन करना है, जैसे कि लोकल बॉडीज का जब हम करते हैं, पंचायत घर का, स्कूल्स का, इस टाइप से सरकारी स्कूल का ओपन करते हैं, तब रेजोल्यूशन ऑफ द मैनेजिंग बॉडी ऑफ सच एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, तो एक रेजोल्यूशन चाहिए कि ये मैनेजिंग बॉडी रहेगी इस एसोसिएशन को चलाने के लिए, उनका पैन नंबर या फॉर्म 60 जो भी अवेलेबल हो, पावर ऑफ अटॉर्नी किसको ग्रांट की गई है, यानी कि कौन इस एसोसिएशन के बिहाफ पे बैंक में आके ट्रांजैक्शन करेगा, डॉक्यूमेंट्स एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 2, तो ये ऊपर जो हमें डॉक्यूमेंट्स बताए गए थे बेनिफिशियल ओनर के रिगार्ड में, वही वाले सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें भी लगेंगे, और such information as may be required by the RE to collectively establish the legal existence of such an association or body of individuals, तो जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए ये देखने के लिए कि सच में ये बॉडी काम कर रही है कि नहीं, तो वो वाले डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए। अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट या पार्टनरशिप फर्म उनको इंक्लूड किया जाएगा अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन में, और जो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है उसको इंक्लूड किया जाएगा, मतलब सोसाइटीज़ को उसमें इंक्लूड किया जाएगा। उसके बाद अगर हमें जुरिडिकल पर्सन, और मैं ये चेक कर रही थी कि मैंने वीडियो स्टार्ट तो कर ली ना, और मतलब थोड़ा सा कोल्ड हो रखा है तो आवाज़ थोड़ी सी हैवी हैवी सी आ रही होगी, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। तो चलो, जुरिडिकल पर्सन का अकाउंट ओपन करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो जो भी पर्सन को ऑथराइज किया गया है उनके बिहाफ पे काम करने के लिए, तो ऐसे एक डॉक्यूमेंट चाहिए जिसमें बता रखा हो कि ये पर्सन जो है ये इस बिहाफ पे काम करेंगे, और सेक्शन 2 के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स बता रखे हैं वो वाले लेंगे, और भी कोई अदर डॉक्यूमेंट की अगर रेगुलेटेड एंटिटी को नीड पड़ती है ये देखने के लिए, सच में वेरीफाई करने के लिए कि हाँ सच में ऐसी कोई एंटिटी या जुरिडिकल पर्सन को ऑथराइज किया गया है, तो वो डॉक्यूमेंट्स भी वो मांग सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं। प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ अ ट्रस्ट इट शैल बी एंश्योर्ड दैट ट्रस्टीज disclose their status at the time of commencement of an account-based relationship or when carrying out transaction as specified hereunder. Transaction of an amount equal to or exceeding rupees 50,000, whether conducted as a single transaction or several transactions that appear to be connected, any international money transfer operations. तो ये कहता है कि अगर ट्रस्ट के केस में नीचे जो ए और बी पॉइंट में ट्रांजेक्शन्स बताई गई हैं, इस टाइप की ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं और ट्रस्टीज़ को
तो ये चीज़ ट्रस्टीज़ को पहले ही अकाउंट खुलवाते टाइम या फिर वो ट्रांजेक्शन करते टाइम ये चीज़ें बता देनी है ट्रस्टीज़ को कि ऐसे ऐसे इस टाइप की ट्रांजेक्शन इस अकाउंट में होने वाली है। तो आज इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। एक पार्ट इसका और बनाना पड़ेगा। आई नो कि मैं इतनी रेगुलर नहीं हूँ वीडियोज़ अपलोड करने में, बट आप ज़रूर रेगुलर रहना अपनी स्टडी करने में। जितना मैक्सिमम हो सका मैं उतना कवर करने की कोशिश करूँगी, बट क्योंकि मेरे को लगता है कि जब मेरे पास हॉलीडे आती है कोई भी तभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर पाती हूँ, अदरवाइज़ मैं टाइम मैनेज अच्छे से नहीं कर पाती। तो आप लोग प्लीज़ रेगुलरली अपनी तैयारी करते रहना। एंड जब भी, क्योंकि रिवीजन का तो कोई भी एंड नहीं होता, तो जब भी आपको रिवाइज करना हो तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर लेना, अदरवाइज़ जहाँ से भी आप तैयारी कर रहे हो वहाँ से अपनी रेगुलर तैयारी करते रहना। एंड यस, जल्दी ही मिलते हैं नई वीडियो के साथ। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।